विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द राइट टू एजुकेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, आपको बताना है राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट बनाया गया था किस अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। मैं आपको पोल प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए, चलिए काफी सारे लोगों ने आंसर कर दिया है, मुझे लगता है पोल स्टॉप कर देना चाहिए एंड जल्दी से बढ़ना चाहिए आगे की ओर। चलिए वेरी गुड, क्या बात है। हर्षा, अंकिता, शिवांगी, श्रद्धा, मानसी, सुनीता, मनीषा, विश्वजीत, मारिया, शुभम, राहुल, रोहित, सोनल, शुभ्रांशु, सुलभ, नमन, सुषमा, शान, क्या बात है, 100%, वेरी गुड। चलिए, तो इस बार करेक्ट आंसर आया है, 100% आंसर आया है, और ये है हमारा 86 अमेंडमेंट एक्ट। किस ईयर आया था, विच ईयर, ईयर बता दी जल्दी से। बिल्कुल 2002 में अमेंडमेंट एक्ट आया था, और कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया था, विच फंडामेंटल राइट वाज एडेड। बिल्कुल आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A ये ऐड किया गया था, बोला गया था कि जो राइट टू एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक बार नहीं कितनी बार आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कुछ इंपॉर्टेंट लाइक अमेंडमेंट है, वैसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट है, अमेंडमेंट है, मैंने पहले इसका क्लास लिया भी है, बट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो पूछे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे अभी एक मैंने डिस्कस किया 86 अमेंडमेंट एक्ट, इसके बाद अभी जो रिसेंटली सीयूईटी पीजी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था 7th अमेंडमेंट एक्ट से, आई थिंक इफ आई रिमेंबर आया था क्वेश्चन कि जो पहले स्टेट से ABCD जो कैटेगरी में बांटे गए थे, किस अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इसको क्या बना दिए गए, यूटी और स्टेट्स भारत में बना दिए गए। सबसे पहले 14 स्टेट और 6 यूटी बनाए गए थे, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो ये था आपका 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। ठीक है, नेक्स्ट आपका 13th अमेंडमेंट एक्ट, ये 1962 में आया था। इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, नागालैंड जो है उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 371A के अकॉर्डिंग। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, आर्टिकल 71 के अंदर में, 371 के अंदर में काफी सारे आर्टिकल्स हैं, उन सारे लिस्ट आप लोग अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 जो था, द प्रेसिडेंट एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज मेड कंपलसरी। मतलब हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है, ठीक है, ये कंपलसरी बना दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कि वो उस बिल को वापस नहीं कर सकते हैं, बाकी बिल को वापस करते हैं। ये बताइए जिसको वापस नहीं कर सकते हैं, एक और बिल है जिसको वापस नहीं कर सकते हैं, कौन सा वो बिल है और उसका आर्टिकल बता दीजिए। वेरी गुड, मनी बिल। मनी बिल को वापस नहीं कर सकते हैं क्योंकि मनी बिल उनके परमिशन से ही लाया जाता है। बिल्कुल आर्टिकल 110। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद 26 अमेंडमेंट एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम में लाया गया था, और इसमें कोशिश क्या किया गया था कि पहले जितने राजा महाराजा थे ना, जिनको बहुत सारा क्या बोलते सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते थे शान शौकत मेंटेन करने के लिए सारी चीजें, उसको खत्म किया गया था 26 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। ठीक है, आप लोग ये बताइए किस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, विच अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज, मुझे पता है सबको पता होगा, एवरीवन नोज दिस क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। किस अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से वोटिंग एज जो है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, वोटिंग एज। बिल्कुल वेरी गुड, 61st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ओके। किस अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट किया गया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वेरी गुड, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 72 नहीं था, 73rd था, 73rd। ठीक है, और किस अमेंडमेंट एक्ट से म्युनिसिपैलिटीज को, ठीक है, नगर पालिका को अडॉप्ट किया गया था, 74th। ठीक है, तो 1993, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ओके, किस अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, ये काफी है, कई बार आता है, कितना बार ना जाने कितने बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ईयर कौन सा था इसका, बिल्कुल 1978, 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, डू रिमेंबर इट, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक चीज मैं पहले आपको बता देता हूँ, आप सब लोगों को क्वेश्चन जो है आज काफी ट्रिकी है, आप लोग क्वेश्चन में फंस सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं पोल प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए 18 लोगों ने आंसर कर दिया है, 3 लोग जल्दी से आंसर कर दें ताकि टाइम बचा पाए, 2-4 सेकंड, 2 बूंद जिंदगी के लिए पोलियो। चलिए 21 लोगों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा, क्या बात है। लेट्स गो, देखते हैं इस बार कितने लोगों ने फंसा। चलिए वेरी गुड, तो 16 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, 16 हैज गिवन द करेक्ट आंसर, एंड बाकी 3 4 5 लोगों ने गलत आंसर किया है। गाइस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं कैसे। पहला पहला बिल्कुल 1962 के टाइम में क्या किया गया, इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। सेकंड 1971, ठीक है, एंड थर्ड जो है वो 1975। जो ये आपका इमरजेंसी जो था, जो इंदिरा गांधी के द्वारा इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे लगाया गया था, वो 1977 में वापस लिया गया था। आप सबको पता होगा मोरारजी देसाई की सरकार कब बनी थी, 1977 में या 78 में। मोरारजी देसाई जनता पार्टी की गवर्नमेंट कब बनी थी, 1977 में। और जब 1978 तक सरकार अगर इमरजेंसी रहती तो क्या कभी गवर्नमेंट बन पाता, कनेक्ट कर सकते थे आप लोग, बिल्कुल याद रखिए 1977 में इसको वापस ले लिया गया था। चलिए डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट
प्रोक्लेमेशन स्पैन वाज अक्टूबर 1962 टू 10 जनवरी 1968, ठीक है, ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर। सबसे पहले इंडो चाइना वॉर के पास में लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखने को मिलता है 1971, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम में था, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो हमारा 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगाया गया था, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे। इसे काफी सारा क्रिटिक भी किया जाता है और इतिहास का काला दिन भी करके सेलिब्रेट करते हैं जो इसके अपोज में रहते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए। जल्दी से हम लोग इमरजेंसी को डिक्लेयर कर लेते हैं, इमरजेंसी को डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से बताइए कि नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन कौन सा आर्टिकल में? नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, कंफ्यूज मत होइएगा, नेशनल इमरजेंसी। वेरी गुड, 352 याद रखिए। ओके, प्रेसिडेंट रूल 356, बिल्कुल, इमरजेंसी जो है प्रोविजन जनवरी से बोरो की गई है। वेरी गुड, 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, एक बार अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका पार्लियामेंट से पास हो जाता है, उसका प्रोविजन या रेजोल्यूशन बोल सकते हैं, तो वो कितने समय तक लागू रह सकता है? इस चीज को याद रखिएगा। आपका आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, ये इनफाइनाइट टाइम तक लागू रह सकता है जब तक उसको राष्ट्रपति वापस ना ले, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इमरजेंसी से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, काफी सारे इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया ने इनमें एकमात्र ऐसा है आपका आर्टिकल 360, जिसका यूज कितने बार किया गया है? आर्टिकल 360 का यूज कितने बार? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, कितने बार? वेरी गुड, एक बार भी नहीं किया गया है, ठीक है। नेवर फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड, नेवर, ठीक है, याद रखिए। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। आपको बताना है, मैं आपको बोल दे रहा हूं। चलिए, 19 लोगों ने आंसर कर दिया, 3 लोग बचे हुए, 1 लोग और बचे हुए, जल्दी से कीजिए आंसर। चलिए, 5 सेकेंड्स रिमेनिंग, 4 3 2 1 गो। चलिए, दिस टाइम आई कैन सी दैट, सबसे पहले देखते हैं कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है इसका। तो नमन, मनीषा, सुनीता, मानसी, श्रद्धा, विश्वजीत, शिवांगी, शुभम, मारिया, आनंद, हर्षा, अंकिता, सुषमा, सुधांशु, जगदीप, राहुल, रोहित एंड मामुनी। वेरी गुड, 18 हैज गिवन द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ये आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर में आता है। आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास कई सारे जुरिडिक्शन की राइट्स होती है, हमने इसको पढ़ाया भी है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन का मतलब क्या है? वो किसको एडवाइस करती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो उनसे कोई एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। एपेलेट मतलब आप कोई भी कोर्ट केस पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हो, अगर हाई कोर्ट में जाता है, वहां डिसीजन आ चुका है, तो आप फाइनली अपील करने के लिए आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये देखने को मिलता है जो सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में, या 2 स्टेट के बीच में, या सेंट्रल स्टेट एक तरफ और कुछ स्टेट एक तरफ, ठीक है, अगर ऐसा कुछ डिस्प्यूट होता है तो वो आता है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मतलब ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट सरकार जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना निर्णय ले सकता है। ओके, ये बताइए आर्टिकल 32 किसके अंदर में आएगा? आर्टिकल 32 किसमें आएगा? एडवाइजरी, अपीलेट, ओरिजिनल, किसमें आएगा? एससी अपीलेट बोल रहे हैं, कुछ ओरिजिनल बोल रहे हैं, टू टू। चलिए, जो आपका आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है। कुछ लोग अगर इनको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 32 मतलब रिट जारी किया जाता है जब आपके अधिकारों का हनन होता है, जब फंडामेंटल राइट्स का जब हनन होगा, तब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या तो फिर डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए ये आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर में आता है, याद रखिएगा। दिस कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन, बिल्कुल, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए, तो देख लेते हैं क्या है। ये आपका 131 के अंदर में बताया गया है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है, यानी कि जब आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात में 12 बजे खटखटा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं जब आपका सेंटर स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ 2 से ज्यादा स्टेट्स एक तरफ और फिर कुछ स्टेट्स और सेंटर मिलकर एक तरफ, अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है, आर्टिकल 32 से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट, ठीक है, इसके साथ साथ आर्टिकल 226 से डिस्प्यूट, ठीक है, ये सारी कुछ चीजें होती है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, under which article of Indian Constitution State Election Commission has been entrusted with the function of conducting free and fair impartial election to the local bodies like पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज? चलिए, मुझे लगता है जितने लोग पहले मेरी क्लास को किए होंगे सब लोग 100% आंसर देंगे, और जिन लोगों का गलत होगा कोई बात नहीं, आप लोग भी खुश रहिएगा, क्योंकि आज के बाद गलत नहीं होगा। चलिए, 10 लोगों ने टिक किया पहली बार क्या बात है। 16, सोचना क्या है। चलिए, आज ट्रिक जो बताएंगे ये भूलना नहीं है, फिर काफी सारे लोगों को पता है। वेरी गुड, वेरी गुड, 18 लोग, 19 लोग, 3 लोग और बचे हैं, 8 सेकंड भी बचा है। चलिए, सभी लोगों ने करेक्ट लगभग आंसर दे दिया है। लेट्स मूव विद द आंसर। वेरी गुड, आई कैन सी दैट 16 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, लेकिन अभी भी 3 2 5 और एक 6 लोगों ने अभी भी आंसर गलत किया। ये कैसे हो गया? नो गाइस, जिनका आंसर गलत हुआ है वो लोग खुश हो जाएं, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ट्रिक बताया है, जिनको सबको पहले से पता होगा। इलेक्शन में कौन खड़े होते हैं? कैंडिडेट खड़े होते हैं। कैंडिडेट को हम लोग के से लिख सकते हैं क्या? के से कैंडिडेट बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 243 जो के है वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 243 जो है वो आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, डू रिमेंबर इट। ओके, आर्टिकल 243 आई से क्या होता है? इनकम, और इनकम की बात कौन करता है? आपका फाइनेंस,
फाइनेंस कमीशन, ठीक है, आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो आई से इनकम और आई से स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो आप लोग के और आई को ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक राहुल ने कुछ ट्रिक बताया था डी से रिलेटेड, और जो डी से है, डी जो आपका रिजर्वेशन से है, ठीक है। डी जो है 243 जी डी, ये आपका रिजर्वेशन प्रोविजन से है। तो बताएं बाकी लोग, क्या कभी भूलेंगे आप लोग? क्या 243 के और आई याद करना मुश्किल है? अच्छा हाँ, जेठालाल का अकाउंट बताया था जे, वो कुछ और बताया सर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, के यानी कैंडिडेट, तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन, आई से इनकम यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऑडिट था जैसे, बिल्कुल राहुल, वही मैं कुछ बोल रहा था। चलिए ओके, तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ी चीजें। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमेशा क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। हमें देखने को मिलता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में लाया गया था, कब लाया गया था, कौन बताएंगे? सबसे पहला कौन स्टेट था और नंबर 2 में कौन स्टेट था? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आए एक बार, कितने राज्यसभा में? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट, एपी नहीं था। सबसे पहला कौन सा स्टेट था? बिल्कुल राजस्थान था। कब आया था? कब आया था? ऑन विच डेट, विच डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डेट था वो? 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन और 1959, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आया था आपका आंध्र प्रदेश में, वेरी गुड मानसी, उसके बाद आया था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सबसे पहले आपका राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और जब आपका आया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993, इसके बाद तो पूरी भारत में इसको लागू करना कंपलसरी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, याद रख सकते हैं। सबसे पहले माइंड में क्या आता है? पंचायत चुनने के साथ ग्राम सभा आता है, इसलिए आर्टिकल 243 ए में जो आपका है वो ग्राम सभा ही है। कुछ इंपॉर्टेंट है उसकी मैं डिस्कस कर देता हूँ। डी जो है रिजर्वेशन से एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आई है वो फाइनेंस कमीशन से है, ठीक है, याद रख सकते हैं आप लोग। जे, जे यानी कि राहुल के अनुसार चल रहे, तो जेठालाल का अकाउंट यानी कि अकाउंटेंट ऑफ द पंचायत। इलेक्शन जो है वो कैंडिडेट के से है रिलेटेड, याद रखिएगा। और मुझे लगता है इसमें बाकी और पूछा नहीं जाता है ज्यादा, ठीक है, बस इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, कैन वी मूव अहेड? आगे बढ़ा जाए, कुछ डाउट है? चलिए वेरी गुड, लेट्स मूव। ओके, चलिए परफॉर्मेंस बजटिंग, आपको बताना है कि परफॉर्मेंस बजटिंग जो है वो किस डिकेड में निकलकर सामने आया, किस डिकेड में इसकी डेवलपमेंट हुई। ये क्वेश्चन, चलिए आंसर कीजिए। काफी सारे लोग क्लास में बहुत लेट से आ रहे हैं, चलिए कोई नहीं। कितने लोगों ने आंसर किया है? 21 लोगों ने, 3 लोग अभी बचे हुए हैं। टिक तो करना है, इतना सोचना क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कितने लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। इस बार काफी कम लोगों ने आंसर किया है, अंकिता, आनंद, नमन एंड मारिया, ओनली 4, ओनली 4 लोगों ने आंसर किया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1950। क्या कोई बता सकते हैं परफॉर्मेंस बजट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किस कंट्री में आया था, किस कमीशन के द्वारा आया था? कोई बता सकते हैं क्या? जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने, जिनको नहीं पता है राइट नो, सिंपली राइट ए नो नो। यूएसए में, बिल्कुल वेरी गुड, हूवर कमीशन, क्या बात है मारिया, वेरी गुड, थैंक यू। 1949, 1949 हमारा भारत आजाद हुआ, उसके 2 साल बाद परफॉर्मेंस बजट जो है वो अमेरिका में हूवर कमीशन के द्वारा क्या किया गया था, इसको सजेस्ट किया गया था, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। तो ये हूवर कमीशन यानी कि 1949 है, यानी कि 1950 में निकलकर सामने आया। भारत में बता सकते हैं भारत में सबसे पहले कौन सा कमीशन या कमेटी इसको रिकमेंड किया था? वेरी गुड मारिया, भारत में कौन सा कमेटी सबसे पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, एआरसी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी सबसे पहले नहीं किया था। सबसे पहले आपका 1953 में, सबसे पहले 1953 में एप्लबी कमेटी, ठीक है, याद रखिएगा, एप्लबाई कमेटी, APPLEBY, ठीक है। ये एप्लबी की जो कमेटी है वो 1953 में सबसे पहले इसकी बात की थी, इसके बाद कई सारी कमेटीज ने इसकी बात की है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों के लिए, आप याद रखिए सारी चीजें, पूछा जा सकता है कभी भी, कभी अगर टाइम मिला तो मैं बजट से रिलेटेड क्लास ले लूंगा। बजट कितने टाइप के होते हैं, जीरो बजट होते हैं, परफॉर्मेंस बजट होते हैं, ठीक है, जनरल बजट होते हैं, और कितने अलग अलग टाइप्स के बजट होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए 1949 में हूवर कमीशन जो यूएसए से संबंधित है, उन्होंने सबसे पहले इस बजट के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। चलिए नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी आर्टिकल या बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट्स की कौन सी आर्टिकल हमारे इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड नहीं की जाती है? ये कई बार क्वेश्चन हमने पूछा है, इंपॉर्टेंट भी है ये। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए, 18 लोगों ने आंसर कर दिया है। चलिए 21 लोगों ने आंसर कर दिया है, अभी बचे हुए हैं 2-3 लोग। चलिए टाइम भी हो गया ओवर, एंड नाउ गो, दिस टाइम आई कैन सी दैट 17, क्या बात है, वेरी गुड। 5 लोगों ने गलत किया है, बाकी 17 है गिवन द करेक्ट आंसर। सुनीता, शिवांगी, अंकिता, मानसी, श्रद्धा, ओके, बाकी लोगों ने आंसर किया था, वो स्लाइड मेरे पास हट गया, बाकी जिनका नाम छूट गया कोई बात नहीं। याद रखिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी मार्क किया था यानी कि आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है, याद रखिए ये जो है आपका वो है आपका 20 और 21, ठीक है, याद रखिए ये कभी भी सस्पेंड नहीं होता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, ये दोनों आर्टिकल ऐसा है जो सस्पेंड नहीं होता है। ओके, आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? आर्टिकल 14 जल्दी से बताएं, आर्टिकल 14 क्या बात करता है? आर्टिकल 14 क्या लिखे हैं ग्राम दादा?
बिल्कुल इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, याद रखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, याद रखिए बिल्कुल। आर्टिकल 14, मैं 14 बोल रहा था मानसी, मुझे लगता है मेरे चलिए 15, 15 किसकी बात करता है? 15, 15, 15 जल्दी से बताएं। बिल्कुल, सेक्स, जेंडर, रेस, कास्ट, क्रीड के आधार पे कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, और बोल सकते हैं लिबर्टी की बात करता है ये, बिल्कुल लिबर्टी की बात करता है। ओके, 19 के अंदर में कितने सब आर्टिकल्स हैं? 19 के अंदर में कितने सब आर्टिकल्स हैं? 6, 6, वेरी गुड, आर्टिकल 6, ठीक है, बिल्कुल। ओके ओके, ये बताइए चलिए, इंडिया में जो आपका मीडिया है, मीडिया कौन से आर्टिकल का यूज करके और सब कुछ काम करता है? मीडिया जो है किस आर्टिकल को यूज करके सब कुछ काम करता है? बिल्कुल याद रखिए, आप भी मीडिया हाउस खोल सकते हो, और ये आपका 19(1) यानी कि 19A स्पेशली, ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल सांप्रक आप कैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, मैंने पहले इसको डिस्कस भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ओके, चलिए अब डिस्कस कर ही देते हैं, मुझे लग रहा है डिस्कस कर देना चाहिए। आर्टिकल 19 में काफी सारे सब आर्टिकल्स हैं। 19A किस चीज से शुरू है, जल्दी से बताएं। 19A बोलने की आजादी, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, याद रखिए 19A। 19B, 19B, 19B असेंबली, वेरी गुड, असेंबली विदाउट वेपन्स, असेंबली विदाउट वेपन्स, ठीक है, नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल असेंबली की है। 19C, 19C किससे संबंधित है? बैठक करना, ठीक है, 19C जो है वो मीटिंग, मीटिंग से रिलेटेड है। ओके नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आर्टिकल 19A बोलने की आजादी, 19(2) जो है यानी कि बी वो बैठक करने की आजादी, और तीसरी जो है वो है आपका एसोसिएशन फॉर्म करने की आजादी, ठीक है, एसोसिएशन, एसोसिएशन नहीं, मूवमेंट उसके बाद है, मूवमेंट डी में है, मूवमेंट डी में है, ठीक है, मूवमेंट जो है वो डी में है। सबसे पहले आप बोलेंगे, ठीक है, उसके बाद बैठक करेंगे, उसके बाद एसोसिएशन बनाएंगे, उसके बाद आप घूमने जाएंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट है, बिल्कुल। पहले तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, मुझे लगता है कि बिल्कुल उसके बाद रेसिडेंस का है, फिर आप कहीं भी रह सकते हैं, ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ओके, यहाँ पे इनकरेक्टली कर दीजिएगा, प्लीज मेक करेक्शन। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको बताना है, मैं आपको पोल प्रोवाइड कर रहा हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अच्छा ठीक तो है, नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है ठीक है, ओके, दिस क्वेश्चन इज करेक्टली टाइप्ड, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। चलिए लेट्स गो, I can see that 14 has given the correct answer. Very good. Sunita, Manisha, Ankita, Mansi, Sulabh, Rahul, Fija, Rohit, Sughanshu, Sushma, Suham, Maria, Richa and Shraddha. Very good. 14 has given the correct answer. बिल्कुल बिल्कुल लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे है ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312, 312 में इसकी बात की गई है। ओके, देन 324 में क्या किया गया है? आर्टिकल 324 रिलेटेड टू व्हाट? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिए एक ऑटोनोमस बॉडी है इंडिया में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसकी किसकी इलेक्शन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट इलेक्शन ऑफ व्हाट, विच पोजीशन, विच बॉडी? बिल्कुल, प्रेसिडेंट की, लोकसभा की, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की, प्रेसिडेंट की, राज्यसभा की, ये सारे बिल्कुल ये सारे जो है याद रखिए, जो आपका पंचायत होता है, जो म्युनिसिपैलिटीज होती है, उसकी इलेक्शन ये कंडक्ट नहीं करती है, बाकी जो इलेक्शन होती है वो ये करती है, ठीक है, बस इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव, बिल्कुल उसकी जो है आपका स्टेट फाइनेंस, स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखिए यहाँ पे फिर से मिसटाइप है, इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट में से गलत है, मैं आपको बोल दे रहा हूं। इनकरेक्ट बताना है आपको, उन्नीस 20 लोगों ने आंसर कर दिया है, 5 सेकंड, 4 3 2 1, चलिए देखते हैं रिजल्ट। मुझे लगता है डी में मैक्सिमम लोग गए हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 16 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। मनीषा, सुनीता, मारिया, मानसी, शान, खिजा, रोहित, हर्षा, आनंद, श्रद्धा, सुधांशु, दीक्षा, राहुल, शुभम, सुलभ, सुषमा, वेरी गुड, क्या बात है, 16 गिवन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज सी में कितने सब्जेक्ट्स हैं? टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं, याद रखिएगा, टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं, 39 सब्जेक्ट नहीं है। ओके, देन ये बता दीजिए कि 12 शेड्यूल में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? देयर आर हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन 12 शेड्यूल? 12 शेड्यूल में कितने हैं? बिल्कुल, इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट्स हैं, याद रखिए टोटल 18 सब्जेक्ट आपके 12 शेड्यूल में है, ठीक है। चलिए, और बाकी चीजें जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following article was not a part of original constitution of India? आपको बताना है इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था।
चलिए 20 लोगों ने आंसर कर दिया है, 1 लोग बचे हुए हैं। चलिए मुझे लगता है इस पर बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। देखते हैं विश्वजीत, सुलभ, सोनल, श्रीजा, रोहित, मारिया, सुनीता, आनंद, मानसी, श्रद्धा, मनीषा, शांत, शुभ्रांशु, हर्षभ, अंकिता, शुभम, मामुनी एंड नमन। क्या बात है, 18 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, फिर भी कुछ लोग गलत किए हैं, ये कैसे हुआ? नो, ये तो आपको पता है आर्टिकल 32 शुरू से है, आर्टिकल 31 शुरू से है, आर्टिकल 14 शुरू से है, आर्टिकल 300 ए जो है लीगल राइट प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया गया था 1978 में बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 300 ए आर्टिकल जो है वो ऐड किया गया था, सबको पता है बिल्कुल। ओके, ये जो आर्टिकल 51 है वो किससे एसोसिएटेड है? ओके कोई बात नहीं सुषमा, इट्स ओके। आर्टिकल 51 ए एसोसिएटेड विद व्हाट? बिल्कुल इंटरनेशनल पीस, मतलब भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि आप इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को चलाओगे, यानी कभी भी आप इंटरनेशनल वायलेंस को सपोर्ट नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज प्रेफर विद द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 किससे एसोसिएटेड है? आर्टिकल 44 बिल्कुल बिल्कुल यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी बहुत फेमस है, अभी हर जगह इसकी बात चलती है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको कैसे भी करके याद रखना चाहिए, बिल्कुल ग्राम पंचायत। इसके बाद ओके, ये बताइए कि जो डीपीएसपी होती है उसकी प्रोविजन कहां से लिया गया है? द प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? सबको पता होगा मुझे लगता है, जिनको नहीं पता है फटाक से याद कर लीजिए, सर आयरलैंड ही है वो, ठीक है। ओके, आयरलैंड से एक और प्रोविजन लिया गया है, कौन सा है वो? एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट, इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। इफ आई एम करेक्ट, मुझे जितना याद आता है कि आपका जो इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी सारे क्वेश्चन भी बचे हुए हैं, ज्यादा डिस्कस किए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब आपको बताना है सर, आर्टिकल 32 में जो आपकी रीड होते हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मैं आपको पोल दे रहा हूं, चलिए देखते हैं कितने लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से। ओके लेट्स गो, दिस टाइम आई कैन सी 15, क्या बात है, 15 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। मनीषा, सांस, सुनीता, विश्वजीत, मानसी, सोनल, शुभम, मारिया, सुप्रांशु, आनंद, मामुनी, सुषमा, श्रद्धा, राहुल एंड फिजा, क्या बात है, वेरी गुड। 15 has given the correct answer, the correct answer is option number D। काफी आसान है ये, मुझे लगता है इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बट यस समटाइम्स से कंफ्यूज कर सकते हैं। कैसे याद रखना है? एचएम, आप सबको को पता है, एक हेड मास्टर सर हुआ करते थे, ठीक है। हेड मास्टर सर आजकल क्या करने लगे हैं, पीसी यानी कि उनके पास पर्सनल कंप्यूटर हो गई है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ठीक है, और उसे क्या करते हैं, क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है। आप लोग कैसे भी करके याद रख सकते हैं, अपने एक्रोनिम जैसे मन तैसे बना सकते हैं, जो मन मर्जी, बस आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए सुषमा ने भी दिखा है ट्रिक, वेरी गुड सुषमा, आपको जो अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज फाइनल जो इंड है वो क्या है भाई, रट लेना है, ठीक है। सर सिर्फ डी इंडिया थे जिसमें मैंडामस सेकंड पर था, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। आर्टिकल्स हैं, चलिए दिस टाइम आई कैन सी दैट 10 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, शुभम, भीजा, अंकिता, रोहित, हर्षा, सुलभ, राहुल, सुषमा, मामुनी एंड नमन। बाकी लोगों का आंसर गलत हो गया, मतलब सब लोग मेरे चंगुल में फंस गए। कैसे? आर्टिकल 368 सबको पता है कि ये कैसा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है, लेकिन ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट लेजिस्लेचर करती है? क्या ये स्टेट लेजिस्लेचर करती है? याद रखिए ये आपका पार्लियामेंट करती है, भारतीय संसद, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग, इसलिए मैंने शुरू में कहा है कि सारे क्वेश्चन आप लोग एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन सेट रखिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान देखिए, एक चीज है, ध्यान हटी दुर्घटना घटी, तो ध्यान जहां हटेगा फिर गलत हो जाएगा, इसलिए एग्जाम हो, टेस्ट हो, पढ़ाई हो, प्लीज कंसंट्रेट 100% वट एवर यू आर डूइंग राइट दैट टाइम। चलिए तो आर्टिकल 24 काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों को जो फैक्ट्री में काम करते हैं उस पर रोक लगाने की बात की गई है, डायरेक्टली वो उसका नहीं कर सकते, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन है। आर्टिकल 45 ये भी आपका चाइल्ड केयर एजुकेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 110 सबको पता है, और 368 जो है वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है। ओके, ये प्रोविजन कहां से लिया गया है? फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज टेकन? बिल्कुल साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा, वेरी गुड मारिया, साउथ अफ्रीका से प्रोविजन लिया गया है। ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात किस आर्टिकल में की गई है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात किस आर्टिकल में किया गया है?
बिल्कुल, आर्टिकल 112 यानी कि 112। ओके, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करते हैं? हु डिसाइड दैट आइदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट? बिल्कुल, स्पीकर ऑफ द लोकसभा ओम बिरला। ठीक है, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो आपके डिसाइड करते हैं। किनके परमिशन से मनी बिल लाया जाता है? मनी बिल हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम द परमिशन ऑफ होम? बिल्कुल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मुझे लगता है सबको पता होगा सर, क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार फालतू। चलिए, बिल्कुल। ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फिर से आपके सामने है 12 नंबर क्वेश्चन। प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं आपको पोल प्रोवाइड कर रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आप टाइमिंग के अंत में भी आंसर कर सकते हैं। यू हैव योर टाइम, प्लीज टेक एंड गिव योर आंसर। चलिए, 10 सेकंड बचा हुआ है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, गो। इस बार मजा आने वाला है। क्या बात है, मतलब सी सर बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, इसलिए सी तो गलत होना ही होना है। देखो गाइस, आनंद, अंकिता, दीक्षा एंड सुषमा, 4 लोगों ने सही आंसर दिया है, बाकी सभी आंसर गलत किए हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, आप लोग अभी ध्यान से पढ़ लीजिए प्लीज। अभी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, बताइए गलती कहाँ पे है। गलती को ढूंढिए, कहाँ पे गलतियां हैं। गलती कहाँ है? 1990? नहीं, तो 1990 में ही सेटअप किया गया था। 1990 में ही तो सेटअप किया गया था। गलती कहाँ है, आप लोग ढूंढिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ही प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, कहाँ है। बिल्कुल, वेरी गुड शुभम। पार्लियामेंट्री ऑर्डिनेंस जो है, पार्लियामेंट का ऑर्डर से नहीं बनाया गया था। किसके ऑर्डर से बनाया गया था? किसके पास ये ताकत है बनाने की? इंटरनेशनल काउंसिल। बिल्कुल, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ऑर्डर ये प्राप्त है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको बना सकते हैं। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनाया जाता है। ठीक है, मानसी आप बोल रहे हैं अप्रोप्रिएशन बिल समझा दीजिए। ठीक है, मैं समझा दूंगा मानसी। ग्रेट, ठीक है। चलिए, तो राहुल बोल रहे थे भारी मिस्टेक हो गया, तो भारी मिस्टेक ही होते हैं, मिस्टेक का मतलब मिस्टेक होता है। ठीक है सर, सी समझा दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सी क्या है, प्लीज ध्यान सुनिए। आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो इंटर स्टेट काउंसिल थी, उसकी एस्टैब्लिशमेंट की प्रोविजन किसके द्वारा किया गया? सॉरी, उसकी बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, मतलब सलाह किसके द्वारा दिया गया था, ये व्यवस्था? तो सरकारी कमीशन ने इसको सलाह दिया था कि हाँ, ऐसा इंटर स्टेट काउंसिल बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है, वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व किया जाए, तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर इंटर स्टेट मतलब सारे स्टेट के लोग आए, वहां पे सेंटर भी हो और आपस में मिलकर वो लोग की मीटिंग हो सके। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, ये चीजें बात करती है आर्टिकल 263, जहां पे इंटर स्टेट काउंसिल की बात किया गया है। क्लियर है ये चीजें? इज इट क्लियर नाउ? ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे एंड ऐसे ही क्वेश्चन में आप लोग प्रॉब्लम में फंसेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगेन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपके पास टाइम है, मैं आपको पोल प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए, 4, 3, 2, 1, गो। सुनीता, मानसी, अंकिता, फिजा, मनीषा, रोहित, राहुल, श्रद्धा, मारिया, विश्वजीत, आनंद, सुधांशु, सुलभ एंड सुषमा, 14 है गिवन द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। एंड बाकी लोगों का एक सही नहीं हो पाया। इसमें गलत सिंपल सी बात है, कितनी बार आज खुद क्लास में कितनी बार डिस्कस की है? नहीं नहीं, मेरी चाल चलिए, अभी भी इतने लोग गलत हो गए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ। मतलब मैंने आज इस पार्टिकुलर चीज को कितनी बार क्लास में डिस्कस किया। 1978 आपका आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 300A आर्टिकल ऐड किया गया था। आज खुद क्लास में लगता है कि कम से कम 4 से 5 बार डिस्कस हो चुका है, बट फिर भी प्लीज कंसंट्रेट, जो भी चीजें हैं उसको ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। मोरारजी देसाई क्यों? 1978, बिल्कुल बिल्कुल, मोरारजी देसाई बिल्कुल। 74 लिखते हैं सब, कुछ ज्यादा लोगों को गलत होता। 88 तो बहुत क्लियर था। ओके, बिल्कुल। चलिए, तो ये चीजें याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़िए, क्वेश्चन खुद से पढ़िए, मैं आपको बोल दे रहा हूं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। तो वैसे आप लोगों को भी करना है, सभी लोगों को करना चाहिए। एक्चुअली में अलर्ट रहना चाहिए।
चलिए, श्रद्धा, हर्षा, अंकिता, फिजा, मारिया, सोनल, रोहित, सुलभ, सुषमा, राहुल, आनंद, मामुनी, शान एंड शुभ्रांशु। 14 ने गिवन 14 ने गिवन द करेक्ट आंसर। अभी भी 5 लोगों ने आंसर गलत किया है। ये कैसे हो रहा? इनका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा एनएन वोहरा कमेटी। ठीक है, एनएन वोहरा कमेटी बनाया गया था किस ईयर में? वो अभी आप लोग कमेंट करके बताइए कब बनाया गया था इसको। इसको इसलिए बनाया गया था कि भारत में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो क्रिमिनल्स हैं, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको जांच करने के लिए, उसको चेक करने के लिए। ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जिस तरह से भारत में हो रहा है उसकी चेक करने के लिए। ठीक है, तो बताइए कब ये बनाया गया था, इन विच ईयर? कोई बता सकते हैं? किसी को याद है? नहीं याद है लिखिए एन ओ नो, आई डोंट नो, देयर इज नो इशू। एक्सेप्टेंस 1965, इतना लेट से नहीं, इतना जल्दी नहीं बना दिया गया था, काफी बाद से बनाया गया। 1993 किसने लिखा है? बिल्कुल, वेरी गुड, मारिया ने सही लिखा, वेरी गुड मारिया। 1993 1993 में ये बनाया गया था। ठीक है, और ये एसोसिएटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा है, नेक्सस अमंग क्रिमिनल पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स इन इंडिया। ठीक है, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं शाह कमीशन। शाह कमीशन के बारे में सबसे पहले ने सही लिखा है, किसने लिखा था? आई थिंक बिल्कुल फिजा ने लिखा है, वेरी गुड, फिजा ने लिखा है। सर शाह कमीशन जो था वो इमरजेंसी था, बिल्कुल 1978 में या 9 में मुझे लगता है, इस शायद 78 1978 में इसको बनाया गया था मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा ये जांच करने के लिए कि 1975 टू 77 जो इमरजेंसी लगा वो कितना सही था। ठीक है, इमरजेंसी को चेक करने के लिए बनाया गया था, बिल्कुल। ओके, अशोक मेहता कमेटी कब बनाया गया? पंचायती राज से एसोसिएटेड है। ठीक है, और 1977, याद रखिए 1977 जो है ये है आपका अशोक मेहता कमेटी। ये किस लिए फेमस है? यहाँ पर 2 टियर पंचायती राज सिस्टम से एसोसिएटेड है। ओके, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डिस्कस करूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट कमिटीज की तो बहुत लंबा टाइम ले लेगा। ठीक है, इसलिए मैं आगे बढ़ सकता हूं। बिल्कुल, मंडल पंचायत की इन्होंने बात की थी, इन्होंने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात की थी। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, देखिए शुरू में ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात की थी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया जाए, लेकिन उस समय ये बात को नहीं माना गया। फाइनली बाद में आता है आपका एल एन सिंघवी कमेटी। ठीक है, एल एन सिंघवी द्वारा आता है, कब आता है आप लोग कमेंट करके बताइए। एल एन सिंघवी आते हैं, उन्होंने जो प्रोविजन किया है वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया। ठीक है, बिल्कुल 1976 नहीं था, 86 था, बिल्कुल। जीके भी राव कमेटी कब आया था? जीके भी राव कमेटी कब आया था? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती आपको आपको परफेक्ट बनाएगी। 1985, 85, ठीक है, 1985 में जीके भी राव कमेटी। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फिर से इनकरेक्ट वाला आ गया स्टेटमेंट। इस बार धमाका होने वाला है, तैयार होइए। ओके, क्या बात है, 3 2 1 गो, लेट्स सी। इस बार 10 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। सुलभ, फिजा, सोनल, विश्वजीत, मानसी, मनीषा, सुषमा, सुनीता, शान, शुभ्रांशु। क्या बात है, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, 1 2 करेक्ट है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपके मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा को चेयर करते हैं, सबको पता है, उनको पैसे भी उसलिए मिलता है क्योंकि वो आपके चेयर करते हैं राज्यसभा को, और वो सिर्फ एक टाइम में वोटिंग करते हैं जब इन कंडीशन ऑफ टाई। ठीक है, किसी रेजोल्यूशन पे या किसी बिल पे अगर वोटिंग हो रहा होता है और अगर उसमें टाई हो गया तब वो सिर्फ वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट 3 जो था कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैज द सेम काइंड ऑफ पावर। ठीक है, ये याद रखिए, ये आपके जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कभी भी वोटिंग नहीं करते हैं। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कभी भी वोटिंग नहीं करते, यानी कि जो वहां के जो चेयरपर्सन होते हैं वो वोटिंग नहीं करते हैं, ऐसे सिस्टम है। ठीक है, ऐसे एक सिचुएशन में वोटिंग नहीं करते हैं। तो ये है आपके लिए, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंस्पायर्ड द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड रूल मेकिंग प्रोसीजर? मुझे लगता है 100% आंसर आना चाहिए इसमें, ये लड्डू क्वेश्चन से कुछ कम नहीं है। इतना लड्डू क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? 15 लोगों ने आंसर कर दिया, 16, किसी ने हैंड रेज किया है क्या, कोई इशू है? चलिए 18 लोगों ने कर दिया, एक लोग बचे हुए हैं। चलिए 5 4 3 2 1 गो। इस बार तो 100% रिजल्ट आना चाहिए। नहीं, फिर से 15 लोगों ने इस बार सही किया है। विश्वजीत, मनीषा, राहुल, सोनल, मानसी, मारिया, शान, रोहित, फिजा, आनंद, सुनीता, अंकिता, मामनी, श्रद्धा, शुभ्रांशु। क्या बात है, 15 लोगों ने करेक्ट आंसर किया, कांग्रेचुलेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रॉन्ग टच हुआ, कोई बात नहीं, बट याद है वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप लोगों को पता होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म या मदर ऑफ पार्लियामेंट किसको कहा जाता है? मदर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है, मदर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटेन को कहा जाता है। ओके, लेबोरेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? लेबोरेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का लेबोरेटरी, बिल्कुल फ्रांस को कहा जाता है। वहां पे फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, जर्मन नहीं, जर्मन नहीं, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस को कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, तो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ से। और किसी ने लिख रहे थे, कोई लिख रहा था सर इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, यहाँ पे ब्रिटेन ब्रिटेन के जो है कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ जो सिस्टम है वहाँ पे बहुत बेसिक चीज है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, और इसमें किताब लिखी गई थी आपकी इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि एबी डाइसी जो है वो इस आर्टिकल वो इसको दिए थे।
आर्टिकल 100 में सुषमा ये बात किया गया है कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट मतलब जो चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, वो इन केस ऑफ टाई, ठीक है, वो वोटिंग करेंगे आपके असेंबली में, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट में, बस सुना है, ठीक है, बाकी आप डिटेल देख लीजिएगा एक बार, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल उसमें बारे में याद नहीं आ रहा, ठीक है, चलिए, तो ओके, बिल्कुल ओके। एक चीज मुझे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज मैंने ग्रुप में काफी सारी चीजें डाली है, लाइक डिफरेंट फीचर्स ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, क्या आप लोगों ने देखा है? हैव यू सीन और नॉट? नो, ये क्या हुआ? मैंने आज काफी कुछ डाला है ग्रुप में, बिल्कुल ग्रुप में, इन ग्रुप, देखा नहीं, रात में देखूंगा, ओके कोई बात नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैक्सिमम चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। मेन ग्रुप में, जो हमारा मेन ग्रुप है, जो आप लोगों को मेंबरशिप दी गई है, ठीक है, उसमें सारी चीजें दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, प्लीज गो चेक आफ्टर द क्लास, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट कमिटी इज प्रेजेंटेड टू, जो पब्लिक अकाउंटेंट कमिटी होते हैं, इसकी रिपोर्ट, ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? चलिए एक मिनट, तो चलिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए, लगता है कुछ बच्चों को भूख लग गया। 17 लोगों ने आंसर कर दिया है, बहुत अच्छा। चलिए पोल स्टॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द रिजल्ट। ये क्या हुआ? तो गड़बड़ हो गया। मैक्सिमम लोग ऑप्शन ए के साथ गए हैं, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? लोकसभा को सौंपती है। कैसे? ध्यान रखिए, कैग जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? जल्दी से कमेंट बताएं कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? बिल्कुल, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिपोर्ट कहां रखते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिपोर्ट कहां रखते हैं? आपके लाइक लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में। और उस रिपोर्ट को फिर कौन जांच करता है? उस रिपोर्ट को फिर आपका एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी जो है वो जांच करता है, और फिर वो अपने रिपोर्ट किसको सौंपता है? वो अपना स्पीकर को सौंपता है, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा को। तो इसलिए याद रखिए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। चलिए, पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी सबसे पहले कब बनाया गया था? इन विच ईयर दिस वाज फॉर्म्ड? कब? ये आता है एग्जाम में, कब बनाया गया? इसकी प्रोविजन सबसे पहले कब की गई? पब्लिक अकाउंटेंट तो पब्लिश कर देती है सर। अच्छा, ऐसा नहीं है राहुल, वो जो रिपोर्ट है वो लोग स्पीकर को सौंपती है, ठीक है, बिल्कुल। 1990, याद रखिए, 1919 का जो कानून आया था उसमें इसकी प्रोविजन की गई थी। सबसे पहले 1921 में इसको सेटअप किया गया। 1921 में इसको सेटअप किया गया, ठीक है। इसमें टोटल आपके 22 मेंबर्स होते हैं, 15 आपके लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से। ये फिर और जो है इसके जो लीडर होते हैं वो आपके अपोजिशन लीडर होते हैं, ठीक है। इस कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपके अपोजिशन जो भी होती है उसको, उसके लीडर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। 1967 से, हालांकि ये प्रोविजन क्या है? प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। क्या ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में? बिल्कुल नहीं, ये एक प्रथा चल गई है, ठीक है। राहुल लिख रहे हैं सर, क्या प्रेसिडेंट को देता है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक प्रेसिडेंट लोकसभा को देता है, और पब्लिक अकाउंटेंट लोकसभा पब्लिक अकाउंटेंट को देकर पब्लिक अकाउंटेंट पब्लिश करता है। ओके राहुल, अगर आप बोल रहे हैं तो मे बी, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जहां आज पढ़ा, ठीक है, वहां पे यही था कि वो पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है स्पीकर के माध्यम से ही पब्लिश करता होगा। फिर अगर आप बोल रहे हैं तो मतलब वही होगा कि वो स्पीकर के माध्यम से पब्लिश होता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन मिसेस गांधी बिकम, मतलब सोनिया गांधी नहीं, मतलब इंदिरा गांधी जब सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बनी 1965 में, तो वो किस हाउस की मेंबर थी? इंटरेस्टिंग है। हम्म, चलिए फटाक से आंसर कीजिए विद इन 5 सेकंड, और जल्दी से करेंगे इसको डिस्कस। चलिए 14 हैज गिवन द आंसर, 3 लोग भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग भी। 15 लोग कर दिए हैं, 16 लोगों ने कर दिया है, एक लोग और बचे हुए हैं। चलिए कर दीजिए आप भी। चलिए तो टाइम, ओके लेट्स गो दिस टाइम। आई कैन सी दैट 14 इज गिवन द करेक्ट आंसर। क्या बात है, सुनीता, विश्वजीत, सुलभ, मानसी, शान, फिजा, रोहित, आनंद, श्रद्धा, दीक्षा, मामूली, शुभ्रांशु, हर्षा एंड राहुल, वेरी गुड। 14 इज गिवन द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज राज्यसभा। आप सबको को पता है 1965 के पहले आपके, बिल्कुल 1965 के टाइम में, उसके पहले जो है आपके लाइक प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय? प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय? बहुत एक इंपॉर्टेंट समझौता हुआ था। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? किनकी डेथ के बाद इंदिरा गांधी बनी थी? बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद क्या हुआ? फिर आपके इंदिरा गांधी मेंबर नहीं थी, इंदिरा गांधी को अपॉइंट किया गया, ठीक है, मेंबरशिप किसकी दी गई? राज्यसभा की। और फिर क्या हुआ? वहां से वो प्रेसिडेंट मतलब भारत की प्राइम मिनिस्टर बनती है, ठीक है। ताशकंद समझौता, बिल्कुल 1966 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। चलिए तो इसको याद रखिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज नोन एज, इज कॉल्ड एज। अभी एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी, मुझे लगता है काफी सारे लोगों को पता होगा, बट यस,
चलिए, वेरी गुड। आई कैन सी दिस दैट सुलभ, मानसी, अंकिता, शान, रोहित, आनंद, सुनीता, राहुल, फिजा एंड सुषमा। मात्र 10 लोगों ने आंसर किया है, क्या बात है। 6 लोगों ने गलत किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसको कॉमन सेंस आंसर कर सकते थे, ठीक है। कॉमन सेंस कैसे हो सकता है, कांग्रेस तो कहेंगे नहीं, कांग्रेस कहाँ करते हैं तो लाइक अमेरिका कहते हैं। प्रेसिडियम, हाँ, इसमें कंफ्यूजन हो सकता था, और आपके डाइट में कंफ्यूजन हो सकता था। मजलिस जो है वो ईरान को कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग एक बार इंपॉर्टेंट ध्यान से देख लीजिए। ड्यूमा यह भी आया था सीयूईटी पीजी के एग्जाम में, आया था, यस और नो। सीयूईटी पीजी के एग्जाम में आया था। ड्यूमा जो है वो कहाँ के पार्लियामेंट को कहा जाता है, तो याद रखिए, आपके रशिया के पार्लियामेंट को कहा जाता है। कांग्रेस जो है वो यूएसए के जो पार्लियामेंट होती है उसको कहते हैं, ठीक है। इसके दो आपके हाउस होते हैं, मतलब वहां पे है सोरा, ये किसको कहते हैं, तो अफगानिस्तान के जो आपका लाइक पार्लियामेंट है उसको सोरा कहा जाता है। नेशनल पीपल्स रिपब्लिक चाइना के पार्लियामेंट को कहा जाता है पॉलकेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो उल्टा पुल्टा नाम थोड़ा सा है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपका डेनमार्क का है। मजलिस ईरान, मलेशिया और मालदीव, ठीक है। ईरान, मलेशिया एंड मालदीव, तीनों जगह के जो पार्लियामेंट है उसको मजलिस कहते हैं। एंड डाइट जो है वो आपका जापान है। ओके, भारत के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, भारत के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं सर, वो थर्ड वाला कौन सा था, क्या थर्ड वाला मतलब, लाइक थर्ड वाला मजलिस, ये मजलिस था, मजलिस। चलिए ओके, तो याद रखिए चीज, सेकेंड वाला, ठीक है, वो ऐसा ही है, प्रेसिडियम वैसा कुछ कहा नहीं जाता, मुझे नहीं याद है, कुछ कंट्री को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो याद रखिए, भारत के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। भारत के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, हु अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को कौन अपॉइंट करते हैं। चलिए, कितना सेकंड, 14 लोगों ने आंसर कर दिया है, 5 सेकंड बचा हुआ है, जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए। 16, 3, 2, 1 करो, वेरी गुड। आई कैन सी दैट रोहित, मानसी, हर्षा, सुनीता, सुलभ, शुभ्रांशु एंड श्रद्धा, 7 हैज गिवन द करेक्ट आंसर, बाकी लोगों का आंसर गलत हो गया। गाइस, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। स्पीकर, जो स्पीकर होते हैं वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा को अपॉइंट करते हैं, याद रखिए, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल जो है वो इसको अपॉइंट करते हैं। ओके, जल्दी से ये बता दीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको किसको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट होम, कौन किसको किसको, कौन कौन सा पोजीशन है, देखते हैं कितना आप लोगों को याद है। क्या को अपॉइंट करते हैं, यूपीएससी के चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन को, ठीक है। पीएम को भी अपॉइंट करते हैं, पीएम की सिफारिश पे बाकी को अपॉइंट करते हैं, बाकी, ठीक है। बिल्कुल, ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस, उनके जज, हाई कोर्ट के जज, ठीक है, उसको अपॉइंट वही करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अभी कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बताइए कोई, अभी कौन है। राहुल, आप क्या लिख रहे थे, मैं देख नहीं पाया क्या लिखे हैं आप। सर एक ऐड कर दो छोड़ के, नहीं समझ पा रहे, चलिए। बिल्कुल, तो यू ललित, याद रखिए, उदय उमेश ललित, ठीक है। उदय उमेश ललित जो है वो आपके प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, स्टेटमेंट में कुछ भी दे सकता है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, यूथांत वाज महासचिव, यूथांत अभी नहीं है, अभी कौन है आपके, वो है क्या नाम है उनका, एंटोनियो गुटरेस। हाँ, वाज, बिल्कुल वाज तो है, वो पहले थे, बिल्कुल। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास से काफी सारे लोगों को बेनिफिट हुआ होगा, आप लोग कुछ नहीं तो थोड़ी सी चीजें नया सीख पाए होंगे। एंड इस तरह से होता है आज का क्लास ओवर। एंड मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीजों के साथ। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।